नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद साथियों, यदि आप शिक्षक बनना चाहते हो तो आपको सीडीपी पर कमांड होना चाहिए। चाहे आप सीटेट का एग्ज़ाम दो, चाहे यूपी टेट का एग्ज़ाम दो, चाहे सुपर टेट का एग्ज़ाम दो, सभी में दोस्तों जो सीडीपी होती है इसका बहुत बड़ा रोल होता है। वास्तव में शिक्षक का सबसे बड़ा हथियार सीडीपी ही होता है। इससे उसको ये पता चलता है कि हमको कैसे पढ़ाना है, पढ़ाने के तौर तरीके सब सीडीपी में ही सिखाए जाते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं। आज के वीडियो में आप लोगों को 30 प्रीवियस एग्ज़ाम क्वेश्चंस कराने जा रहा हूँ। ये मेरा प्रैक्टिस सेट टाइप में होता है। इसमें आप लोग लास्ट में कमेंट करके बताइए करिए कि आपके 30 में से कितने क्वेश्चंस सही थे या आपको पहले से इनमें 30 में से कितने क्वेश्चंस आते थे। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 60 से, जिसमें दिया है कि विकास की शैशवा अवस्था में सामवेगिक विकास का अध्ययन किया जाता है। तो सामवेगिक विकास का अध्ययन किया जाता है, इसे हम क्या बोलते हैं? साक्षात्कार, निरीक्षण, अनुसंधान या वैज्ञानिक रूप। तो दोस्तों इसको हम कहते हैं निरीक्षण से, मतलब इनका क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। इसके बाद है अगला क्वेश्चन कि निम्न में से किसने सामाजिक अधिगम सिद्धांत प्रतिपादन किया था? तो सामाजिक अधिगम सिद्धांत दोस्तों किसने प्रतिपादित किया था? ये प्रतिपादित किया था अल्बर्ट बंडूरा, यहाँ पे बंदूर लिखा है, अल्बर्ट बंडूरा और वाल्टर्स ने प्रतिपादित किया था सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 62 कि विकास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो दोस्तों कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो विकास की एक प्रक्रिया निश्चित दिशा में होती है, ये तो सही है। और अगला है कि वृद्धि और विकास की क्रिया वंशानुक्रम और वातावरण का संयुक्त परिणाम, बिल्कुल सही। अगला है कि किसी बच्चे में वृद्धि और विकास की गति को ध्यान में रखकर उसके आगे बढ़ने की दिशा स्वरूप के बारे में भविष्य नहीं की जा सकती है। दोस्तों ये क्या है? असत्य कथन है, इसलिए हमारा राइट आंसर यही हो जाएगा और बाद बाकी चौथा भी सही है। इसके बाद है अगला क्वेश्चन कि उच्च प्राथमिक स्तर के बालक की विशेषता नहीं है। कौन सी नहीं है? कार्यों को शीघ्रता से सीखना, डेटिंग करना, विभिन्न प्रकार के व्यवहार का प्रदर्शन करना, सफलता को अनुभव करने की चाह रखना। तो दोस्तों जो डेटिंग करना होता है ये उच्च प्राथमिक स्तर के बालकों की विशेषता नहीं है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। इसके बाद है हमारा अगला क्वेश्चन कि प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण की अवस्था कहा जाता है। प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण की अवस्था कहा जाता है शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था। तो याद रखिएगा प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण दोस्तों बाल्यावस्था में होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। इसके बाद है हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 5 मतलब 65 दिया है कि निचली कक्षाओं में बच्चे विभिन्न प्रकार की खेल क्रियाओं में अपने खिलौनों को दूसरों के साथ मिल बांटकर खेलते हैं। इससे बच्चों में सामाजिकरण की क्रिया का विकास होता है। तो क्या होता है दोस्तों? शारीरिक शिक्षा पर का आधारित कार्यक्रम का होता है, विभिन्न प्रकार की शिक्षण पद्धतियों का होता है, एकता एवं सहयोग की भावना का होता है, अहम तथा उच्चता की भावना का होता है। दोस्तों इसमें क्या होता है? विभिन्न प्रकार की शिक्षण पद्धतियों का क्या होता है? जिक्र होता है खेल क्रियाओं में बांटकर। अगला क्वेश्चन है मतलब नहीं दोस्तों यहाँ पे क्या हो गया है? ऑप्शन नंबर सी होगा, एकता एवं सहयोग की भावना होगा। खेल खेलने से क्या होता है? एकता एवं क्या होता है? सहयोग की भावना विकसित होती है। इसके बाद है अगला क्वेश्चन कि जीन पियाजे के अनुसार कोई बच्चा किस अवस्था में अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने एवं उनमें विभेद करने लगता है? तो इंद्रिय जनित गामक अवस्था या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या अमूर्त अवस्था। तो याद रखिएगा ये होती है दोस्तों अमूर्त मतलब मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में होता है, जब बच्चा क्या होता है अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने एवं उन्हें विभेद करने लगता है। तो ये होती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक या पूर्व संक्रियात्मक होता है, क्या होता है दोस्तों? पूर्व संक्रियात्मक होता है, जिसमें बच्चा अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने एवं विभेद करने लगता है। अगला क्वेश्चन है कि पियाजे ने किसी बच्चे के विचारों में नए विचार का समावेश हो जाने को क्या कहा है? तो दोस्तों व्यवस्थापन कहा है या खोज कहा है या आत्मीकरण कहा है या निर्माण कहा है? तो याद रखिएगा इसको कहा उन्होंने आत्मीकरण। तो याद रखिएगा पियाजे ने बच्चों के विचारों में नए विचारों का समावेश हो जाने को आत्मीकरण कहा है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। इसके बाद है हमारा अगला क्वेश्चन
अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान समय में बाल केंद्रित शिक्षा पर जोर दिया जाता है, निम्नलिखित में से कौन सी बाल केंद्रित शिक्षा की विशेषता नहीं है। तो इसमें क्या होता है, बालक के सर्वांगीण विकास पर जोर देना होता है, बालक के मनोविज्ञान का समझना होता है, और क्या है दोस्तों, और दिया है कि बालक को केवल तथ्यात्मक ज्ञान से अवगत कराने पर जोर देना, और बालक को क्या होता है दोस्तों, मनोविज्ञान को समझाते हुए। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी राइट हो जाएगा। तो मनोविज्ञान जो होता है क्या होता है, बालक को केवल तथ्यात्मक ज्ञान से अवगत कराने पर जोर देना होता है, किसमें, बाल केंद्रित शिक्षा में। ये मतलब इसकी विशेषता नहीं है, बाद बाकी सभी पर जोर दिया जाता है, किसमें, बाल केंद्रित शिक्षा में। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक बालक की आयु 15 वर्ष है, यदि उसकी मानसिक आयु कितनी है, 18 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी। तो दोस्तों क्या होता है, मानसिक आयु और बटे में क्या करते हैं दोस्तों, गुणे में 100, और बटे में क्या करते हैं, वास्तविक आयु। तो क्या होता है, तिपच 15, और क्या हो जाएगा, तिछाक 18, और क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10, तो 20 छंगा कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा उसकी बुद्धि लब्धि। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस कथन में बुद्धि एवं बुद्धि परीक्षण के महत्व को पता चलता है। तो किसमें दोस्तों पता चलता है, याद देख लेना है, ऑप्शन नंबर डी। मतलब क्या होता है दोस्तों, उपरोक्त सभी कथनों में बुद्धि परीक्षण के महत्वों का पता लगता है। जैसे क्या होता है, व्यावसायिक मार्गदर्शन में बुद्धि परीक्षण की भूमिका अहम होती है। बुद्धि परीक्षण द्वारा प्रत्येक छात्र को सही उन्नति के मार्ग का प्रशस्त किया जाता है। अनुसंधान के विभिन्न घटकों का चयन करना होता है, बुद्धि भाषा का आधार होता है ताकि वो कम से कम त्रुटि करें। उसमें क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी विकल्प सही हो जाएंगे। और अगला क्वेश्चन है कि आकलन को उपयोगी और रोचक बनाने की प्रक्रिया के लिए एक शिक्षक को निम्न में से किसके प्रति सचेत रहना चाहिए। तो किसके प्रति सचेत रहना चाहिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। शैक्षिक और सह शैक्षिक क्षेत्रों में छात्रों को सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का प्रयोग करना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि चिंतन की दृष्टि से किसी बच्चे में सर्वश्रेष्ठ चिंतन क्या होता है। तो क्या होता है दोस्तों, वो होता है तार्किक चिंतन, चिंतन की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ चिंतन। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 73 कि दिया है कि निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। तो कौन सा कथन सत्य है, याद रखिएगा, स्त्रियों का हस्तलेख पुरुषों की अपेक्षा अधिक अच्छा होता है। तो यही हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा, स्त्रियों का हस्तलेख पुरुषों की अपेक्षा अच्छा होता है। इसके बाद है अगला क्वेश्चन कि आकलन की प्रक्रिया के दौरान शिक्षकों को काफ़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है। इस दौरान शिक्षकों को निम्न में से कौन सा कार्य करना चाहिए। तो कौन सा कार्य करना चाहिए शिक्षार्थियों को, तो है दोस्तों शिक्षार्थियों की को फीडबैक उपलब्ध कराना ताकि बेहतर ढंग से कार्य कर सकें। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। इसके बाद है अगला क्वेश्चन कि वैयक्तिक विभिन्नताओं को समझने का प्रयत्न सबसे पहले किया था, किसने किया था दोस्तों, ये किया था जेम्स ड्रेवर ने वैयक्तिक विभिन्नताओं को समझने का प्रयत्न। ऑप्शन हो जाएगा जेम्स ड्रेवर। जेम्स ड्रेवर ने दोस्तों कौन सा हो जाएगा, गाल्टन ने किया था वैयक्तिक विभिन्नताओं समझने का प्रयास। दोस्तों कुछ गलतियां हो जाती हैं, सॉरी इसके लिए। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षार्थी की उपलब्धि के मूल्यांकन के लिए सबसे बेहतर तरीका क्या हो सकता है। क्या हो सकता है, प्राप्त अंकों के आधार पर श्रेणी प्रदान करना, ग्रेडिंग पद्धति का प्रयोग करना, या तुलनात्मक मूल्यांकन। तो क्या हो जाएगा, इसमें सभी विकल्प सही हैं, शिक्षार्थी के मूल्यांकन के सबसे बेहतर तरीका है। अरे बेहतर कह रहा है तो बेहतर क्या होता है दोस्तों, ग्रेडिंग का मतलब ये होता है जिसे इसमें बच्चे क्या होते हैं, जिसे ए मिला, बी मिला और सी मिला, 4 ग्रेड होते हैं। अब जैसे किसी मान चलो 75 नंबर पर ए ग्रेड मिलता है और किसी के 76 हैं तो कहता है कि मतलब क्या है, तुमसे ज़्यादा नंबर हो गए, थोड़ा हीन भावना आ जाता है। लेकिन क्या है, ग्रेडिंग में एक लिमिट होती है कि 75 से ऊपर ए ग्रेड मिलेगा, चाहे आप पूरे नंबर लेके आ जाओ। अगला है कि अनुकरण एवं दोहराने की तीव्र प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था की ओर संकेत करती है। तो उत्तर है सहसवा अवस्था की ओर। इसके बाद है अगला क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का एक उद्देश्य नहीं है। कौन दोस्तों सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है। तो क्या हो जाएगा इसके लिए, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। क्या होगा,
अध्ययन एवं अधिगम प्रक्रिया को शिक्षक केंद्रित कार्यकलाप बनाना ये होता है दोस्तों किसके लिए, बाल केंद्रित मतलब सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है। अगला है कि एक शिक्षक को अनुसूचित जाति के छात्र के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। तो एक शिक्षक है, चाहे अनुसूचित जाति हो या कोई भी जाति, दोस्तों शिक्षक के लिए कोई जाति नहीं बनानी चाहिए। तो क्या होता है कि सभी बालकों के क्या होना चाहिए, समान अवसरों की समानता, मतलब सबको समान अवसर देना चाहिए, चाहे छात्र किसी भी कास्ट का हो। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि आप अपनी कक्षा में अधिगम को सरल बनाने के लिए एक दृश्य सामग्री का प्रयोग करते हैं। ऐसी स्थिति में कक्षा के किन छात्रों को सबसे कम लाभ होगा। तो क्या हो, किनको लाभ कम होगा दोस्तों, जो पढ़ने में उच्च स्तर के हैं उनको सबसे कम लाभ होगा इसके लिए। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी शिक्षार्थियों के सृजनात्मकता का पोषण करता है। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने एवं प्रश्न करने के लिए अवसर उपलब्ध कराना सृजनात्मकता का पोषण करता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि अधिगम की प्राकृतिक दशा के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। किसने किया था, कुर्ट लेविन ने किया था अधिगम की प्राकृतिक दशा के सिद्धांत का प्रतिपादन। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि शिक्षण अधिगम के अंतर्गत शिक्षक का प्रमुख कार्य क्या होता है। क्या होता है, बालक को सीखने के लिए अभिप्रेरित करना होता है शिक्षक का प्रमुख कार्य। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि किसी बालक में तर्क के आधार पर सोचने की क्षमता के विकास के लिए आवश्यक तत्व क्या है। तो क्या होता है दोस्तों, भाषा संप्रेषण में निपुणता होती है बालक में तर्क के आधार पर सोचने की क्षमता। अगला क्वेश्चन है हमारा समाधान की अंतर्दृष्टि विधि के संबंध में किसके द्वारा वनवांशों पर प्रयोग करना उल्लेखनीय है। तो किसने किया था दोस्तों, कोहलर ने किया था वनवांशों पर प्रयोग। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। इसके बाद है अगला क्वेश्चन कि किसी बालक का व्यक्तित्व वंशानुक्रम वातावरण का क्या होता है दोस्तों, इनका होता है गुणात्मक प्रतिरूप होता है। वंशानुक्रम एवं वातावरण का प्रभाव व्यक्तित्व मतलब बच्चे पर क्या पड़ता है, इसका गुणात्मक प्रतिरूप होता है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 87। तो क्या है दोस्तों कि अभिजन्य व अधिगम सिद्धांत की शैक्षिक उपयोगिता निम्नलिखित में से कौन सी हो सकती है। तो कौन सी हो सकती है दोस्तों, इसकी हो सकती है कि इस सिद्धांत की सहायता से शिक्षार्थियों के लिए अधिगम स्रोतों एवं संसाधनों की व्यवस्था करने में सहायता मिलती है। ऑप्शन नंबर डी राइट है इसका। अगला क्वेश्चन है कि समावेशी शिक्षा डैश डैश को शामिल करने पर अपने उद्देश्यों को प्राप्त करती है। क्या होता है, सामान्य एवं अधिगम अक्षम शिक्षार्थियों की क्या होता है, सामान्य एवं अधिगम अक्षम शिक्षार्थियों को शामिल कर अपने उद्देश्यों को प्राप्त करती है। कौन सी, समावेशी शिक्षा। इसके बाद दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि पढ़ने से संबंधित अक्षमता क्या होती है। तो क्या होती है, डिसलेक्सिया होती है पढ़ने से संबंधित अक्षमता। इसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन दिया है कि प्रगतिशील शिक्षा के पक्षधर थे। कौन थे दोस्तों, जॉन डेवी थे प्रगतिशील शिक्षा के पक्षधर। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। दोस्तों मेरे द्वारा कराए गए क्वेश्चन यदि आपको अच्छे लगे हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।